इस वक्त ईरान में खमीनी कमीनी ने तकरीबन कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 12,000 के करीब लोगों को मार दिया। वैसे पिछले एक हफ्ते से भौंक रहा है कि अब सब काबू में आ गया है, अमन दोबारा हमने रिस्टोर कर दिया, ऑर्डर हमने रिस्टोर कर दिया। इंटरनेट नहीं खोले, थोड़ी सी इंटरनेट खोली तो बीच में से और बीसियों वीडियोस आ गई जहां पे डेड बॉडीज की ढेरियां लगी हुई हैं, लाशों के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं। और अब वो कह रहे हैं कि शायद इससे भी ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता डेड बॉडीज का। अगर कम से कम अंदाजा भी लगाया जाए, 3,000 जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे जो ईरानी है, जो ईरानियन डायस्पोरा है, वो नंबर अब तक तकरीबन 12,000 के करीब लोगों को बता रहे हैं। अब ये ड्रामेबाज इतने इतने बेशरम है, मुझे तो ये पाकिस्तानियों पे भी बड़ा गुस्सा है, इतने बेशरम है। गजा के वक्त इतना रो रहे थे। मैं आपको क्या वीडियोस यहाँ पे दिखा नहीं सकता, यूट्यूब पे बैन हो जाती है। मैं ऐसा करूंगा, ये सारी वीडियोस जो है ना, ये लाशों वाली और औरतों के रोने वाली, माओ के रोने वाली, माओ के डेथ टू खमीनाई के मार गबार, मेरा ख्याल उसको बोलते हैं, वो मार गबार या समथिंग लगता है, खमीनी साफ वो बता रहे हैं कि मुर्दाबाद, खमीनी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पे बिल्डिंगों पे। चलो ये वीडियो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें। उसने अब कर्फ्यू लगा दिया, लोगों के घरों में घुस घुस के, सड़कों पे कोई सड़क पे नजर आता है वहीं पे गोली मार देते हैं। तो लोगों को घरों में बंद कर दिया, तो अंदर से ये देखे बिल्डिंगों से कैसी आवाजें आ रही हैं। सुन रहे हैं आप? मार गमार खामिनी, मार मार या मार गमार खामिनी, जिसका मतलब है मुर्दाबाद, खमीनी मुर्दाबाद। इस वक्त इतना जुल्म हो रहा है ईरान में। इसराइल को कहते हैं, इसराइल तो दुश्मन के लोगों को मार रहा है ना, और उसके बीच में वो कहता है तुम्हारे सिविलियंस मार जाते हैं। जब तुम्हें अपने सिविलियंस की परवाह नहीं है तो हमें क्या। इसराइल तो अपनी बका के लिए ये कमबख्त अपने शहरियों को मार रहे हैं। ऊपर से कुछ वीडियोस उन्होंने दिखाई है, ईरान ने रिलीज की। देखे जी, ये मोसाद के एजेंट है बीच में, ये देखें जी, ये देखें जी, मोसाद के एजेंट है ये। देखें जरा किस तरह गोलियां चला रहे हैं मोसाद के एजेंट। ओ भाई, हमें क्या पता ये मोसाद के एजेंट है कौन है, हमें क्या पता। और अगर हैं भी तो क्या ये सारे के सारे मोसाद के एजेंट हैं? ये सारे मोसाद के एजेंट हैं? ये सारे शाह को कॉल कर रहे हैं, ये सारे शाह के फैंस हैं, ये सारे। नारा लगा रहे हैं, दिस इज द फाइनल बैटल, ये फाइनल बैटल है। तो ये सारे के सारे मोसाद के एजेंट हैं। हम आपको पिछले बड़े अरसे से बता रहे थे, 2020 की एक स्टडी थी, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। ये सबसे बड़ी, सबसे एक्सटेंसिव स्टडी है। जबकि ईरानी हुकूमत आपको बताते हैं 99% जो हमारे रेजिडेंट्स हैं ना, वो शिया मुस्लिम्स हैं। दैट्स व्हाट दे से। ये उनका ऑफिशियल नैरेटिव है, 99%। बाकी सारे 1% यहूदी और क्रिश्चियन भाई वगैरह, इतने झूठे। सिर्फ 32% ईरानी लोग ऐसे जो अपने आप को शिया कहते हैं। ओके, अगर आप ये सारे के सारे मान लेना कि इस्लामिक रजीम के फेवर में, फिर भी ये माइनॉरिटी है। ये कहते हैं जी अमेरिका कौन होता है, हालांकि अमेरिका बीच में नहीं दखल दे रहा। इतना लोग उसके तरले कर रहे हैं, ईरानी डायस्पोरा, शाह पहलवी इतने तरले कर रहे हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करें। अमेरिका तो चाहता ही नहीं है बीच में घुसना, ट्रंप तो इंटरवीन करना ही नहीं चाहता। इसराइल चाहता है, लेकिन इसराइल अमेरिका की रजामंदी के बगैर बीच में आ नहीं सकता। तो ये कहते हैं जी वेस्ट कौन होता है हमें बताने वाला। तुम्हें अपने मुल्कों में जमहूरियत चाहिए है, इमरान खान की जमहूरी हुकूमत चाहिए तुम्हें, लेकिन ईरान में तुम्हें थियोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, जहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता। कोई दो पार्टियां वहां पे, 3 पार्टियां, कितनी पार्टी, एक ही पार्टी में से, उसी में से आपस में करा देते हैं इलेक्शन। ये है कोई डेमोक्रेसी? आप जब डेमोक्रेसी मानते ही नहीं है, जब आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो आप ये दावा ही नहीं कर सकते कि मेजोरिटी शाह की फेवर में है या मेजोरिटी खमीनी की फेवर में। आप ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई तरीका ही नहीं है मेजर करने का। उसके नतीजे में ये क्या कर रहे हैं? उसके नतीजे में ये देखें, घरों में घुस के इनकी मिलिशिया, घरों में घुस के ये मोसाद को मार रही है। ये घरों में घुस के छुरियां लेके जा रहे हैं। इस वक्त सड़कों पे बॉडीज पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे नहीं चढ़ा सकता, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाकर। ट्विटर पे वो वीडियोस खुली पड़ी हुई हैं, लाशों की ढेरियां लगी हुई हैं। वो मोसाद के एजेंट होंगे बीच में, कितने होंगे? 100 होंगे, 1500 होंगे। और वो तो ट्रेंड होते हैं, वो तो पहले मरने वाले भी नहीं होते, कैच हो जाएंगे। 1-2 दिखाए इन्होंने जी, वो मोसाद का एजेंट, हमें क्या पता भाई। जब इधर यूथियों के ऊपर 9 मई को इनकी धुलाई हुई थी यूथियों की, मुझे इन पर यूथियों पे बड़ा गुस्सा। तब इनका दावा क्या था? पहले तो ये जोश में थे कि चलो जी चढ़ाई कर दो, जलाओ घराओ करो जी, फौज की बिल्डिंगों को जलाओ। कैंट में इन्होंने बिल्डिंगें जलाई, वो फौजियों का घर जलाया,
बाद में कहते हैं ये हम नहीं थे, ये फौज ने खुद ही अपने बंदे बीच में छोड़ दिए थे, अपने बंदे छोड़ दिए थे, उन्होंने आगे लगाई, उन्होंने इश्तियाल अंगेजी फैलाई। तो इधर नहीं हो सकता कि ये आईआरजीसी के ही बदमाश हों, इधर नहीं हो सकता ऐसे। खैर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितने जालिम हैं ये लोग। मैं मानता हूं पाकिस्तान में फौज की बालादस्ती है, पाकिस्तान में बड़ी दो नंबरी होती है, पाकिस्तान में सही किस्म की डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है। पाकिस्तान की अपने नॉर्म्स हैं जो परफेक्ट नहीं है, बड़े बुरे हैं, मुझे तो ऑब्वियसली उससे भी बड़ी सख्त शिकायत है। लेकिन मैं जरा आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह एक ईरानी लड़की कॉल करती है। ईरानियन डायस्पोरा का एक चैनल है, मैटोवा समथिंग उसका नाम है, उसमें वो क्या कहती है कि उसका बाप आईआरजीसी का कमांडर है बहुत बड़ा। और देखें, सुनिए उसकी ज़बानी क्या होता है। I have just one picture before I. Good news. This is one of the main people of the regime who seems to be flying away to Istanbul. Oh wait, I'm not showing it on the screen here. So Ali Babadi was taking a picture of him on a plane on a flight to Turkey, which is more proof that they are running away. So this is the that, sign. yeah, so that coincides with what that girl said when she was calling in. Yes, about how exactly. they're all getting ready to escape and how they're all escaping, right? Yes. فاطمه جان درود شما بر ما خوش اومدید. سلام صدای من میشنوید؟ بله خانم رسا در خدمتیم. خوش اومدید. من از داخل نظام تماس So I'm calling from within the regime. میگیرم. بله. پدر من جزو نیروی از عوامل نیروی سرکوبگره. Yeah, so my father is one of the regime forces that is against the people, repressing the people. ये लड़की कॉल कर रही है इस मैनोटो शो को, इसमें वो कह रही है कि मेरा बाप आईआरजीसी का एक कमांडर है, मैं रिजीम के अंदर से कॉल कर रही हूँ। میتونم بگم شما آقای رادان رو میشناسید؟ بله. I'm under a lot of fear and stress right now. मुझे इस वक्त बड़ा डर है, मैं बड़ी स्ट्रेस में हूँ। میتونم بگم هم سطح جنایتکار رادان هست پدر من. So she's saying my father is at the same when it comes to the level of crimes committed, my father is at the same level as Radan. कह रही है कि मेरा बाप उसी लेवल का कमांडर है जिस लेवल का रदान एक कमांडर है। من فقط میخوام یه چیزی رو بگم. I just want to say one thing, and she said, go on, yeah, my dear, go. به مردم ایران به این سرکوبگرا To the people of Iran, to the regime forces that are oppressing us. حواستون باشه. این فرماندهاتون ساک و چمدوناشون رو بستن. So the commanders of the regime. So she's saying the commanders of the regime, they have their suitcases ready filled with money. برای من वो कह रही है कि जो आईआरजीसी के कमांडर हैं उन्होंने अपने सूटकेसों को रेडी किया हुआ, उसमें डॉलर भरे हुए और पासपोर्ट उन्होंने नए बनाए हुए फेक आइडेंटिटी के साथ। چه دخترش هستم برای مادرم برای تمام اعضای خانواده‌مون پاسپورت های جعلی درست کردن. So the regime has created fake passwords for the regime forces to run away. So she's the daughter of one of the commanders of this, the anti-riot police, and she's saying that my dad. वो कह रही है कि मेरे बाप ने जो आईआरजीसी का कमांडर है उसने मेरा, मेरी माँ का और अपनी फैमिली मेंबर्स के फेक पासपोर्ट्स बनाए हुए हैं। As passports for me, for my mother, and for all of our family members, we have fake passports to basically be able to run away. The regime has given it. تخصص جعلی که ما رو فراری بدن به خارج. پدر من چمدون دلار تو خونه قایم. So they have suitcases filled with dollars in their home. के सूटकेसेस हैं जो डॉलरों से भरे पड़े हुए, एक मिनट में इन्होंने पैक करके भाग जाना। उसी तरह जिस तरह बशर अल असद भाग गया था, उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान का जो सदर था वो भाग गया था, उसी तरह जिस तरह आप लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी लोग भाग जाते हैं अपने सूटकेस भर के, उसी तरह ईरानी नहीं हो सकते ऐसे। नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करते हैं और अमेरिका से लड़ते हैं, इसलिए वो बहादुर होंगे। ये उनकी अपनी बेटी बोल रही है। مدام با تلفنش منو بگین بیام دادگاه لاهه. She's saying that my father is constantly ordering to kill. So she said my father is constantly on the phone, and then she switched the topic and she said, please get somebody to bring me to the Hague, to the court in the Hague. My father is telling people to kill. His father is a commander and he's ordered. वो कह रही है मैं अपने बाप के खिलाफ हेग में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। वो हर वक्त फोन पे और लोगों को अपने छोटे जो जूनियर्स हैं उनको हुक्म दे रहे हैं कि कत्ल करो, मारो मारो मारो, इनको गोलियां मारो। During the killing of the Iranian people in the streets. من کجا بیام؟ من Where should I go? عکس دارم، فیلم دارم. She says I have photos, I have documents, I have evidence, I have videos. और आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, रो रही है। वो कह रही है मैं किधर जाऊं, मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वीडियोस हैं। Just bring me somewhere so I could offer this evidence. ये आगे जाके ये लड़की कहानी सुनाती है, या मासा अमीनी की, ये मैंने यहीं पे काट दिया क्योंकि पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, मुझे ओरिजिनल वीडियो नहीं मिल रही पूरी वाली। इसमें आगे चल के भी बताती है कि मैं मासा अमीनी का जब रेवोल्यूशन हुआ था या जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें मैं गई थी, और रोते रोते ये कहानी सुनाती है कि मैं उसमें गई थी अपनी 3 सहेलियों के साथ, लेकिन चूंकि मेरा बाप आईआरजीसी का कमांडर था, मुझे उन्होंने छोड़ दिया जब मैंने अपने बाप का नाम बताया, लेकिन मेरी 3 सहेलियों को उन्होंने वहां पे जाकर रखा और रेप किया। और यहाँ पे वो रो पड़ती है और कहती है कि मेरे में इस वक्त, लिटरली नहीं कहते लेकिन इसको कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट। वो रो पड़ती है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने अपने बाप का नाम इस्तेमाल किया ताकि मैं उस प्रॉब्लम से निकल जाती, लेकिन जो मेरी 3 सहेलियां थी उनकी इज्जतें लूटी गई बाद में। ये डिमोनिक
पैथेटिक, इतनी बारबेरिक किस्म की रिजीम है जो 46 सालों से इनके ऊपर काबिज है, और इतने लोग, और ये हरामजादा बुढ़ा खड़ूस मरेगा, देखना तो सही। ये हर 2 साल बाद इतने बड़े-बड़े यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। जब आपके मुल्क में इतने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हर 2 साल बाद हो रहे हैं, और वैसे इस वक्त आपको पता है ट्रक की पूरी वो रेडी लेके जानी पड़ती है एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, इतना बेड़ा गर्क हुआ वहां पे। ये देखें, अब ये कह रहे हैं एजेंट्स, कितना आसान काम है ये, पाकिस्तानी भी यही करते होते थे, ये भारत करा रहा है जो करा रहा है, बड़ा आराम से फौरन के ऊपर नाम लगा देना, अपने गिरबान में नहीं झांकना कि तुम लोगों ने जो गंद इतने अरसे से फैलाया उससे लोग कितने तंग हैं। ये जो मैंने आपको भी सर्वे दिखाया ना, पहले मैं आपको सर्वे दिखा दूं, ये जो स्टडी हुई थी 50,000 लोगों को सर्वे किया गया जिसमें 90% ईरान के अंदर थे। ये 2 साल के ऊपर मुहित थी ये स्टडी, बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी थी। शिया मुस्लिम 32%, एथियस्ट 22%, सॉरी नन जिनका कोई मजहब नहीं वो भी एथियस्ट ही हुआ है 22%, जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं वो 8%। यही देखें हम, ये 30% के करीब हो गए। अच्छा, ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी 7%, स्पिरिचुअल 7%, एग्नोस्टिक 5.8%, फिर सुन्नी हैं, फिर सूफी हैं, ह्यूमनिस्ट हैं 2.7। यानी आप ये देख सकते हैं, ये अगर आप ह्यूमनिस्ट, एथियस्ट, नन और एग्नोस्टिक्स को मिला लें, ये 40% पहुंच जाते हैं। ऐसे मुल्क में आपको लगता है तभी तो वो ईरानी औरतें जो हैं अपने हिजाबों को आग लगाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं महसा अमीनी के वक्त, इसीलिए वो अवाम जन जिंदगी के नारे लगे थे, जिसको उस वक्त भी इन्होंने ब्रूटली कुचल दिया था। उस वक्त 22,000 लोगों को अरेस्ट किया, 1,500 लोगों को क्रेनों के साथ लटकाया इन्होंने। इतने जालिम पाकिस्तान में क्या किया किसी ने? आसिम मुनीर ने ऐसा बड़ा जी, बड़ा डिक्टेटर है, यूथियों को बड़ी आग लगती है, ओ जी बहुत बड़ा डिक्टेटर है जी आसिम मुनीर। कि इस लेवल का कत्लेआम पाकिस्तान में हुआ है कभी? कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में इस लेवल का कत्लेआम, लेकिन इनको बड़ा जी ओहो जी ईरान की दफा चुप करके बैठे हुए। क्यों? वही अमेरिका दुश्मनी, कीड़ा है इनको, वेस्ट से दुश्मनी। और अगेन अब तो सिंपल सी बात है भाई, आपको आपका वर्ल्ड व्यू पसंद है, हमें हमारा वर्ल्ड व्यू पसंद है। इसीलिए ईरान के लोग 8 अक्टूबर 2023 को, एक दिन बाद, ईरान के फुटबॉल स्टेडियम में ये नारे लगे थे। ये देखें, ये डेट अभी भी यहाँ पे मौजूद है, 9 अक्टूबर 2023। द फुटबॉल फैंस इन तेहरान चैंट शव द पैलेस्टीनियन फ्लैग, अपने पीछे ले लो जो फलस्तीन का झंडा। 7 अक्टूबर के 2 दिन बाद ये इन्होंने नारे, ये तेहरान में फुटबॉल मैच हो रहा था उसमें उन्होंने ये नारे लगाए थे। और ये फिर बाद में उन्होंने बाहर भी लगाए। ये भी ईरान में है, ये भी यही है कि फलस्तीन का झंडा अपने पीछे ले लो। क्यों? उन्हें गुस्सा नहीं हो सकता कि ये जब मुसलमानों की जो एक ठरक है कि हमने जेरूसलम के ऊपर कब्जा करना है दोबारा से, ठीक है, यहूदियों को अपनी जूती के नीचे रखना है। बाकी मुसलमान मुल्क सऊदी अरब, कतर, यूएई, वो तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं। ईरान G7 का मुल्क हो सकता था अगर उसके ऑयल को और उसके गैस को पूरी दुनिया में भेजा जाता, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता। लेकिन नतीजे में क्या हुआ जी? वो ये कीड़ा निकल आया उनके अंदर, मौलवी आ गए ऊपर से, जिसका वो जो ईरान के जो मिडिल एज लोग हैं ना, बेबी बूमर्स हैं, वो माफिया मांगते हैं। ऐसी हजारों वीडियोस पड़ी हैं, वो कहते हैं माफिया मांगते हैं अपने जनरेशन से कि हमने ये उस वक्त जो इनकलाब हुआ, हम कैसे इसके अंदर फिसल के आ गए इसके अंदर। इसमें कोई शक की बात नहीं कि उसको खमीनी को रखा गया वहां पे, फ्रांस ने उसको पाला हुआ था, और जो जिमी कार्टर था उसने इतनी अटेंशन पे नहीं की। उसने कहा ठीक है जी ये रेवोल्यूशन आ रहा है, उसने रोकने की कोशिश नहीं की उस वक्त, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट अलाइन नहीं कर रहे थे उस वक्त शाह के साथ। क्योंकि शाह जो था वो ओपेक बना रहा था, और वो कह रहा था कि हमने वेस्ट को भी उसी कीमत पे ऑयल देना जिसपे हम पूरी दुनिया को कीमत पे ऑयल देते हैं। तो ईरान का शाह का तो तख्ता उलट गया, लेकिन बाद में ओपेक बन ही गया। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स इस वक्त वेस्ट ने खेली। लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, अगर ये हम 3,000 का भी एस्टिमेट ले ना, 3,000 का एस्टिमेट, तो पिछले 20 दिनों में इस इस्लामिक रिजीम ने ज्यादा ईरानी मारे हैं जितने पूरे शाह के दौर में मरे थे। जो पॉलिटिकल रिप्रेशन कहते हैं ना, शाह भी बड़ा जालिम था, डिफरेंट जमाना था, डिफरेंट तरीके से शाह ने, एनीवे शाह को छोड़ें, उसकी बात को छोड़ें। लेकिन आप ये देखें कि ये जो खमीनी कह रहा है कि जो 250 मस्जिदों को अमरीकी एजेंटों ने जला दिया, ये अमरीकी एजेंट नहीं है खूनख्वार मौलवी, ये हैं, ये एथियस्ट हैं, ये एक्स मुस्लिम्स हैं, ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, स्पिरिचुअल एग्नोस्टिक हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, जो तंग आ गए हैं ये इन मौलवियों के कुत्तखाने से। तो अभी होगा बहरी बेड़ा अमेरिका का आ रहा है। ट्रंप ने धमकी लगाई और हम तो यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें डर भी लगा हुआ, अभी भी डर लगा हुआ लोगों को, ईरानियों को अभी भी डर लगा हुआ कि अमेरिका ये ट्रंप कहीं छोड़ के भाग ना जाए, डील ना कर ले एंड में, क्योंकि डील करता है ना ट्रंप, तो कहीं डील ना कर ले। ये जो कह रहे हो जी अमेरिका ने करवाया, अमेरिका तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता। अमेरिका को इतना इंटरेस्ट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम ना आए ताकि वो इसराइल या हमारी बेसिस के ऊपर ना फेंक दे, इतना इंटरेस्ट है अमेरिका को। हाँ, जब इतनी तादाद में मरने लग जाते हैं, लाशों के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं, तब अमेरिका को वास्ता दिया जाता है कि तुम तो डेमोक्रेसी की फेवर
फेवर में बात करते हो जी? तुम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, तो प्लीज ये क्या हो रहा है, इसमें हमारी मदद करो। इस वजह से अमेरिका बीच में आ रहा है। अमेरिका को कोई शौक नहीं है बीच में घुसने का, और अभी भी डर है कि कोई पता नहीं बीच में छोड़ के भाग ना जाए। ये ईरान के अपने लोग अंदर से तंग आए हुए हैं। जब पाकिस्तानी तंग आए हुए हैं अपने हुक्मरानों से, तो ईरान के लोग नहीं तंग आ सकते? उनको बड़ा शौक है गुर्बत में रहने का, उनको बड़ा शौक है कि हाँ जी हम लेंगे फिलिस्तीन, लेंगे पूरी मुस्लिम। ये उनको शौक नहीं है, ये मौलवियों को, कटमुल्लों को ऊपर जो बैठे हुए उनको शौक है। लेकिन बेशर्मी की हद है कि वही लोग जो आंसू बहाते थे, ओ जी बच्चे मर गए। मैं क्या वीडियोस, आपको मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं वीडियो दिखाऊं, बैन हो जाएगी यूट्यूब की। औरतें रो रही हैं, सैकड़ों बोरियां पड़ी हुई हैं लाशों की, उनमें से औरतें ढूंढ रही हैं अपने बच्चों की कि कहीं मेरा बच्चा इसमें है या नहीं है। ऐसी लाशों को ऑलरेडी उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया जिसकी पहचान भी नहीं की, ताकि जल्दी जल्दी जो एविडेंस है वो खत्म हो जाए, और वो उन लोगों को कभी नहीं पता चलेगा कि उनका लव्ड वन कहां पे दफनाया हुआ। ये है हाल इस वक्त। और ये कहते हैं इसराइल, और फिर वही बात आ जाती है, इसराइल तो अपने दुश्मन को मार रहा है ना, तुम तो अपने अवाम को मार रहे हो। और बेशरम मोमिनीन जो पूरी दुनिया को ताने मारते हैं, ओ जी देखो इंसानियत, ओ देखो जीनोसाइड हो गया। ये 12,000 बंदे मार दिए 20 दिनों में, नंबर इससे भी ज्यादा हो गए। ये भी असल में पता कि वो इंटरनेट खोल क्यों नहीं रहे, हालांकि लोगों ने इस वक्त मुजाहरे नहीं हो रहे, पिछले 3 दिनों से मुजाहरे नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ, हर शहर में कर्फ्यू लगाया हुआ, लोगों को पानी खत्म हो गया, बिजली भी बंद की हुई है। और तभी जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई ना, लोग बिल्डिंग के अंदर से फ्रस्ट्रेशन से मुर्दाबाद खमीनी के नारे लगा रहे हैं। इन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ, कोई सड़क पे नजर आकर गोली मार देंगे। लेकिन इंटरनेट जब खोलेंगे तो ये सारी वीडियोस जो ब्लॉग लोगों ने अपने फोनों पर रिकॉर्ड तो की है ना, ये सारी आना शुरू हो जाएंगी। और ये इस हद का रिप्रेशन किया है इन्होंने, इन खंजीरों ने। वही मौलवी है ना, ये जाहिर बात है इनके हाथ है, कितना बड़ा मुल्क आ गया, कैसे छोड़ देंगे, कैसे छोड़ सकते हैं इतना बड़ा मुल्क, और फायदा कख नहीं दिया। अच्छा अमेरिका को कहते हो तुमने हमारे पर, मैं देखता हूँ ये ईरानी कुछ शिया हैं जो हमारी इसमें कम्युनिटी में है, यूट्यूब वगैरह में भी, मुझे अमेरिका ने पाबंदी लगा दी हम पे, इसलिए हाँ ईरानी लोग गुर्बत में। तो तुम हमास की प्रॉक्सियां बनाओ, हिजबुल्लाह बनाओ, अमेरिका की एम्बेसियों के ऊपर बम मारो, उनके 300-300 फौजी मारो जो हिजबुल्लाह ने मारे लेबनान में, तो अमेरिका आपके साथ ट्रेड करेगा या अपने एलाइज को कहेगा कि इनके साथ ट्रेड करो? भाई अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है, उससे मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं उसके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। और जो लोग मेरे से बिजनेस करते हैं मैं उनको भी कहूंगा कि इससे बिजनेस ना करो। इसमें गलत बात क्या है? इसलिए कहते हैं कि रिजीम मैटर करती है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मौका है हिस्ट्री में, ये अगर ये तख्ता उलट जाता है, जो आई होप इस दफा नहीं उल्टेगा, तो उल्टेगा जरूर। इन्होंने बहुत खून बहा दिया, इतना खून बहाने के बाद कोई रिजीम नहीं जिंदा रहती। इतना खून तो सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो रही थी, इतना खून उन्होंने नहीं बहाया था, क्योंकि वो एक वक्त आता, शाह ने नहीं बहाया था, शाह भाग गया था ना बाहर। आप एक हद तक लाशें गिराते हैं, आप एक हद तक हुक्म देते हैं अपनी फौजियों को। देखे हुस्नी मुबारक, उसने भी हुक्म दिया था तहरीर स्क्वायर पे चढ़ा दो टैंक्स, फिर फौज ने कहा नहीं भाई हम नहीं कर सकते ऐसे, अपने लोगों को नहीं मार सकते। असल मौत पड़ती तब है जब आप अपने फौजी को या अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हुक्म देते हैं कि अपने लोगों के ऊपर गोली चलाओ। ये इतने हरामजादे हैं ये अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। इन्होंने हजारों गिरा दिए, अगर 12,000 नहीं 3,000 भी गिरा देना, ये ही इनके गले की, खमीनी के गले की हड्डी बनेगा। वो बुढ़ा खड़ूस बैठा हुआ, ये उसी तरह मॉस्को भागेगा जिस तरह बशर अल असद भागा था। और ईरानी लोग, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ उसकी बहादुरी से। साफ कहता हूँ भाई हमें तो इतनी बहादुरी नहीं है। वो निकलते हैं, मैं बल्कि ठहरे एक और आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। क्या ये मोसाद की एजेंट है? ये औरत, ये ईरानी औरत, इसका बच्चा मर गया, चलती भी जा रही है, यहाँ मुझे भी मारो गोली। माँ कह रही है रुक जा, उसकी रिश्ते बेटी है कोई, वो कह रही है रुक जा, वापस आ जा माँ। मेरा ख्याल से मर गई वो माँ, मेरा ख्याल से उन्होंने मार दी उसे गोली। ये माँ यहूदी एजेंट है, बेशर्मो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।